नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे का और देखेंगे खबरें विस्तार से। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 1 दिवसीय दौरे पर बालोद जिले के पाटेश्वर धाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने माता कौशल्या का पूजा अर्चना कर ब्रह्मलीन संत राम जानकी दास जी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर आशीर्वाद लिया और आधार स्थल पर रुद्राक्ष का पौधारोपण भी किया है। फिर मुख्यमंत्री आयोजन स्थल पहुंचे, जहां मंच से संबोधित करते हुए कहा कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस पवित्र स्थल पर पहुंचा हूं। वैसे मैं कई दफे आ चुका हूं, जब भी आता हूं एक अलग अनुभूति होती है। वहीं श्रद्धालुओं के मांगों को पूरा करने की घोषणा भी की है। मैं गुरु पूर्णिमा के दिन कई जगह संतों के बीच में जाता हूं, उनका आशीर्वाद लेने। प्रदेश में सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करने के लिए संत जी का बहुत योगदान रहता है। हमारे जसपुर क्षेत्र में भी हर साल इनका प्रवास होता है, वहाँ भी इनके हजारों शिष्य हैं। और मैं फिर से एक बार गुरु पूर्णिमा का समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देता हूँ। और इधर रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। बीजेपी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर है, कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 7 माह में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। सरकार आम आदमी की रक्षा नहीं कर पा रही है। आम आदमी को छोटी बीमारी की भी इलाज यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। वहीं 7 माह में बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में त्रासदी साबित हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों में पिछले 10 दिनों से 10 से अधिक मौतें डायरिया से हुई हैं। हाईकोर्ट ने भी मलेरिया और डायरिया को लेकर संज्ञान लिया है। इस मामले में हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस देना शर्म की बात है। 7 महीने की साई सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था खस्ताहाल हो गई है। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। 7 माह में राज्य में 300 से अधिक बलात्कार, 80 सामूहिक बलात्कार, 200 से अधिक हत्याएं, चाकूबाजी, लूट, डकैती, चैन स्नैचिंग की अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं। सरकार आम आदमी की रक्षा नहीं कर पा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ चुके हैं। खोमन, एक और कल जहां मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है छत्तीसगढ़ में विधानसभा का, और वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा हो, कानून व्यवस्था हो, इसे लेकर कड़ा प्रहार किया है बीजेपी पर पीसीसी चीफ ने, और साथ ही 24 जुलाई को विधानसभा घेराव की बात भी कर दी है। खोमन, क्या कुछ जानकारी? देखिए महिमा, सत्र की शुरुआत ही नहीं हुई है और देख सकते हैं सड़क से लेकर सदन तक कैसे सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाई है। एक तरीके से कल से सत्र की शुरुआत होगी, मानसून सत्र की। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी तैयारी आज शाम को विधायक दल की बैठक में होगी। दूसरी ओर पीसीसी चीफ संगठन के साथ 24 तारीख को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों कवर्धा में जो बैगा आदिवासियों की मौत हुई है, इसके अलावा जो बीजापुर में 2 बच्चों की मलेरिया से मौत हुई है, इसी को मुद्दा बनाकर महिमा कांग्रेस पार्टी अब सरकार को चौतरफा घेरने वाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था, पिछले दिनों राजधानी रायपुर में गोली कांड हुआ था, इसके अलावा बलौदाबाजार में आगजनी का कांड हुआ था। तो ये सारे मुद्दे को कांग्रेस पार्टी भुनाना चाहती है, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव है। यही कारण है कि जनता के हित के मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है, चाहे बिजली कटौती का मुद्दा हो, चाहे बिजली दर में वृद्धि का मुद्दा हो। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं अब जिसको कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में सरकार को चौतरफा घेरने वाली है। यही कारण है कि सड़क पर भी लगातार लड़ाई लड़ने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। सदन के अंदर की लड़ाई लड़ने के लिए आज कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाने वाली है। विधायक दल की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें विधायक के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले। पीसीसी चीफ दीपक बैज खुद मौजूद रहने वाले। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कानून व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर, अलग अलग मुद्दे को लेकर अब आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सरकार को
घेरती हुई नजर आएगी। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल खोमन, तो सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस कर चुकी है और 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव कांग्रेस की ओर से किया जाएगा कई मुद्दों को लेकर। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। इस तमाम जानकारी के लिए खोमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री विजय शर्मा ने 6 माह के भीतर नक्सलियों पर हुई कार्रवाई और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कार्रवाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में विजय शर्मा ने बताया कि देश भर में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। पिछले 6 महीने में विष्णुदेव साय सरकार ने बड़े काम किए हैं। 6 माह के भीतर कई नक्सली मारे गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 150 है। अगर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की बात की जाए तो इनकी संख्या 526 है। 633 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। हमारे साथ गृह मंत्री जी हैं, मेरे हाथ में वो आंकड़ा है जिसको देखकर वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है कांग्रेस सरकार के। क्या कहेंगे गृह मंत्री जी, आपने आंकड़े भी जारी? मैंने आंकड़े आपके सामने दिए। इन 6 महीनों में पिछले 3 वर्षों में क्या स्थिति थी और इन 6 महीनों में इस बार क्या स्थिति, आपके हाथ में आंकड़े। कैसे कम कर पाए आप, कैसे अपराध कम हुआ? मंशा ठीक होनी चाहिए सरकार की, पुलिस के मन में ताकत होनी चाहिए, करना क्या है बात स्पष्ट होना चाहिए। पैसे को इधर से उधर ले जाने के लिए पुलिस का उपयोग अगर करे नेता तो पुलिस कहाँ काम कर पाएगी भैया। अभी स्पष्ट है, नशे के व्यापार करने वालों का नस्बल तोड़ना है, अभी स्पष्ट है। पीड़ित जनता की बात सुननी है, उस पर कार्रवाई करनी। नक्सलवाद पर डटकर लड़ रहे हैं आप, कब तक खत्म होगा बस्तर से? बस्तर की खूबसूरती को लोग कब देख पाएंगे? ये बड़ा ही मसला आपका महत्वपूर्ण है। बस्तर में जितनी पीड़ा है, मैं सोचता हूँ कि वो सब कुछ समाप्त करना हम सबका धर्म है। और बस्तर में आने वाले 3 सालों में मैं सोचता हूँ कि स्थिति पूर्णतः नियंत्रित होगी। आपने सुना, गृह मंत्री हैं, कह रहे हैं कि 3 सालों में जो नक्सलवाद है वो खत्म कर लेंगे और बस्तर की खूबसूरती को जो है वो लोग देख पाएंगे। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। और इधर आज राजधानी रायपुर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिस बैठक में भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में ये बैठक का आयोजन किया गया, जहां जिला कार्य समिति की बैठक में भाजपा के कई पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया गया। इसके साथ ही बैठक में संगठन के कामकाज को विस्तार देने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती पटेल शामिल हुए। इस दौरान विस्तार न्यूज ने रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू से खास बातचीत की है। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक रायपुर में हुई है। बैठक में भाजपा के नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। विधायक हमारे साथ हैं, रायपुर पश्चिम के विधायक मोतीलाल साहू जी। माफ कीजिएगा, फिर से लो यार। तो देख सकते हैं कई पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। भाजपा की अहम बैठक थी, जहां जिला कार्य समिति की बैठक थी। रायपुर के कई विधायक भी यहां पर मौजूद रहे, रायपुर ग्रामीण के भी विधायक यहां पर मौजूद थे। और आपको बता दें, सभी ने लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। जिस तरह से एक जीत मिली है, सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया गया और पीएम नरेंद्र मोदी को भी यहां पर धन्यवाद दिया गया। और इधर छत्तीसगढ़ में कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस बार के सत्र में सिर्फ 5 बैठकें होंगी। सरकार कई विधेयक को लेकर आने वाली है। वहीं विपक्ष ने मानसून सत्र को लेकर आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। सरकार की कैसी तैयारी है, जानिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्या कहा। कल से छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ लोरमी के विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। कितना तैयार हैं आप लोग? सरकार पूरी तरह से विपक्ष के हर जवाब को देने के लिए तैयार है। पिछले 7 महीनों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने मोदी की एक एक गारंटी पूरी की है, पूरी मुस्तैदी से काम किया है और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।
विधानसभा सत्र के लिए हमारी सरकार विपक्ष के हर जवाब के लिए तैयार है। कौन कौन से विधेयक आप लोग लाने वाले हैं इस बार? इसकी जानकारी आपको लगेगी, पर सरकार पूरी मुस्तैदी से विधानसभा सत्र के लिए तैयार है। कांग्रेस की एक अंतिम सवाल है उप मुख्यमंत्री जी, एक कांग्रेस की आज विधायक दल की बैठक है। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी बैठक करने का अधिकार है, लेकिन हमने देखा है कि कभी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है, पर हम तैयार हैं। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री अरुण साव कह रहे हैं कि वो सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस बार सत्र में बहुत सारे ऐसे विधेयक है जो सरकार लेकर आने वाली है। कैमरा किसान साहु के साथ खोमन साहु, विस्तार न्यूज, रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस में आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कई जिलों में जिला अध्यक्ष के पद भी खाली हैं, तो कई पदाधिकारी लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए हैं। उन्होंने बदलाव की बात कही है। साथ ही उन्होंने धमतरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के सामने किए गए विरोध पर कहा कि अब कांग्रेस सरकार में नहीं है, ऐसे में सभी को एकजुट रहने की जरूरत है और सब्र बनाकर रखना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी जिलों में 24 जुलाई को विधानसभा घेराव की तैयारी के लिए अपने पदाधिकारियों की बैठक कर रही है और सभी जिलों से विधानसभा घेराव के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रायपुर पहुंचेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी ने आज बैठक आहूत की है। इसमें प्रदेश की प्रभारी आरती सिंह जी पत्थलगांव से, उनका भी आना हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 24 तारीख को विधानसभा की घेराव का प्रस्ताव रखा है, निर्णय लिया है और प्रदेश में बिगड़ती परिस्थितियों को ध्यान में रख के, कानून व्यवस्था में व्यापक गिरावट को ध्यान में रखते, बिजली आपूर्ति की स्थिति में काफ़ी परेशानियां नागरिक झेल रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, वर्षा के स्थिति में कहीं खाद महंगा बिक रहा है, कहीं आपूर्ति बिहन की नहीं हो पाई, अभी तो पानी की भी कमी है। ये सारी बातों को ध्यान में रख के व्यापक मुद्दे हैं। बस्तर क्षेत्र में अलग बातें हैं, पश्चिमी क्षेत्र की अलग बातें हैं, पूर्वी क्षेत्र की अलग बातें हैं, सरगुजा अंचल की अलग स्थितियां हैं। बहुत सारी भी इश्यूज हैं, इनको लेके विधानसभा का धरना घेराव 24 तारीख को 12 बजे प्रस्तावित है और उसी के लिए आरती जी आई हैं निर्णय निर्देश देने के लिए। और बिल्कुल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन कर सकती है, कई जिला अध्यक्ष पद खाली वो भी भरे जाएंगे और पदाधिकारियों के जो पद हैं वो भी बदले जाएंगे। क्या कुछ जानकारी है दिलीप? देखिए, टीएस सिंहदेव ने जो बात कही है बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव करने जा रही है। और उनका कहना है कि हाई लेवल से लेकर, मतलब स्टेट लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक की बदलाव इसमें किए जा सकते हैं, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा चुनाव हारी है उसके बाद से कोई बदलाव नहीं हुए हैं और लगातार जो असंतुष्ट लोग हैं, जो असंतुष्ट कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो बीच बीच में इस बात को उठाते रहे हैं कि आखिर विधानसभा में इतनी बड़ी हार मिली, उसके बाद भी आखिर संगठन क्यों बदलाव नहीं कर रहा है। तो अब 6 महीने का वक्त बीत चुका है, 7 जुलाई का महीना चल रहा है, 7 महीना बीत चुका है, सरकार बदले हुए हैं, कांग्रेस को हारे हुए। ऐसे में अब लग रहा है कि कांग्रेस के जो आला कमान के जो लोग हैं, आम जो कार्यकर्ता हैं, उनकी आवाज को सुन रहे हैं शायद, और यही वजह है कि टीएस सिंहदेव ने इतनी बड़ी बात कही है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हाई कमान इसके लिए कोई दिशा निर्देश दे और संगठन में कोई बड़ा बदलाव हो। जी बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, तो अब देखना होगा कि आखिर कब कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव होता है। एक तरफ तो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी करीब है और विधानसभा चुनाव से पहले भी ये बात कही गई थी। अब देखना होगा कि कब तक ये बड़ा बदलाव होगा। इस तमाम जानकारी के लिए दिलीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते, आपको बता दें जबलपुर में इन्वेस्टर कॉन्क्लेव के बाद अब ग्वालियर में भी समिट की मांग उठ गई है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर समिट कराने की मांग की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र में लिखा है कि ग्वालियर में भी समिट हो, जनता के साथ मेरी भी हार्दिक अभिलाषा है। वहीं जबलपुर समिट के लिए सिंधिया ने मुख्यमंत्री को बधाई भी दी है। तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर अपना ठीकरा फोड़ दिया।
जहां जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासनिक दमन कर रही है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर तोड़े जाते हैं। पीसीसी चीफ ने कहा कि मध्य प्रदेश के भविष्य बीजेपी के हाथ में सुरक्षित नहीं है। वहीं जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय पर भी निशाना साधते हुए करप्शन किंग बता दिया। पटवारी ने कहा कि जिस विभाग के कैलाश विजयवर्गीय मंत्री हैं, वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। 3C की ये सरकार सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन की बात करती है। लाहौर, भिंड में लगातार कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए और अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के मकान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, नफरत, घड़ा और बदला, ये एक एहसास कराता है कि प्रदेश का भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वो नेता जो पर्यावरण के नाम पे कांग्रेस कार्यालय गए, कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने राजनीतिक पर्यावरण बिगाड़ा था वहां का। उन्होंने एक कैंडिडेट कांग्रेस का, उसका अपहरण किया था और उस कैंडिडेट का अपहरण करने के बाद सेल्फी ली और पूरे इंदौर की भावनाओं का अपमान किया था। उनको चुनौती दी थी इंदौर के मतदाताओं को कि तुमसे बड़ा मैं हूं। तो मैं मानता हूं कि राजनीतिक पर्यावरण के प्रदूषण करने में सबसे बड़ा कोई अपराधी है तो कैलाश विजयवर्गीय है। और इसी बीच राजधानी रायपुर की रुख करते जहां से बड़ी खबर है, आपको बता दें 13 जुलाई को तेलीबांधा स्थित कारोबारी के ऑफिस के सामने फायरिंग का पूरा मामला है, जहां रायपुर पुलिस ने तेलीबांधा इलाके में हुए गोलीकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है, 3 को पहले ही किया जा चुका था गिरफ्तार। झारखंड के अमनदीप वाल्मीकि गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं अमन साहू गैंग के अंदर काम करते हैं ये सब गिरोह। आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 से 12 टीम बाहर भेजी गई थी। पुलिस मुख्य शूटर के काफी करीब है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मीरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, राजधानी रायपुर में बीचों बीच एक कारोबारी के ऑफिस में फायरिंग की जाती है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है और अब 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग गैंग का नाम सामने आ रहा है, वही सब अमन साहू गैंग के अंदर ही काम करने वाले लोग बताए जा रहे हैं। रवि, क्या जानकारी? महिमा, एक पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है कि जो आरोपी छत्तीसगढ़ आके व्यापारी को शूट करने की मंशा से फायरिंग करके चले जाते हैं और पुलिस को चेतावनी देते हैं, हल्के में लेते हैं, तो उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए, इसमें से 3 आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं और 3 आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। और इन 6 का नाम भी हमारे सामने आ चुका है। उन 6 का नाम बताना चाहूँगा। इसमें गौर करने वाली बात है उनकी उम्र। एक आरोपी है संदीप यादव, इसकी उम्र है मात्र 23 साल, ये झारखंड का निवासी है। दूसरे का नाम है शाहिद अंसारी, इसकी उम्र 22 साल है। तीसरे आरोपी का नाम है शाहिद अंसारी, इसका नाम भी शाहिद अंसारी है और इसकी उम्र 25 साल है। इसके बाद रवि कुमार सेन, ये सिरसा हरियाणा का रहने वाला है। इसके बाद है लक्ष्मण दास बाजीगर, इसकी उम्र 23 साल है, ये भी हरियाणा का रहने वाला है। इसके बाद अमनदीप वाल्मीकि, ये भी सिरसा हरियाणा का रहने वाला है। सबकी उम्र 22 से 25 साल। इतनी कम उम्र में इनको शार्प शूटर बनाया गया था और इनको पैसे दिए गए थे कि आप जाइए और उस इलाके में इस व्यक्ति को, इस व्यापारी को गोली मार के आइए। इन लोगों को बनाया गया था शूटर। और एक खास बात यह भी है कि इनको सपोर्ट कौन करता था, इसको वाल्मीकि गैंग के लोग सपोर्ट करते थे। वाल्मीकि गैंग काम करते हैं अमन साहू गैंग के लिए। अमन साहू गैंग से जुड़े हैं मयंक सिंह। तो सभी का कनेक्शन समझते जाइएगा कि ये छोटे स्तर पे जो काम हुआ है उसके ऊपर कौन है। तो जो अमन साहू गैंग है वो किसके लिए काम करता है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। तो पंजाब से जुड़ा हुआ मामला है। पंजाब से लेकर हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, 4 राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको जो पैसे दिए गए थे उन सभी चीजों पर पुलिस पूछताछ कर रही है। और जो 2 और लोग हैं जो मुख्य आरोपी है उनको भी ढूंढने के करीब है पुलिस, जल्द उनको भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद क्या अमन साहू या मयंक सिंह या वाल्मीकि गैंग के लोगों को और गिरफ्तार, उसके जो सरगना है, जो प्रमुख है, उनको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं महिमा?
लेकिन बड़ी बात तो ये है रवि कि जिस तरह से अभी 6 आरोपी पकड़े गए, राजधानी रायपुर में उन्होंने शूट किया था, लगातार सरकार भी ये बात कहती नजर आ रही थी कि हमारी पुलिस जो है वो लगी हुई है और जल्द ही शूटरों को पकड़ा जाएगा। क्या लगता है रवि, बड़ा खुलासा होगा क्या? छत्तीसगढ़ में भी कोई गैंग एक्टिव हो सकता है क्या? इन 6 के मिलने के बाद और बड़ा खुलासा हो सकता है इसके पीछे, और क्या कुछ मंशा आगे होगी इनकी, वो भी पता चल सकता है? देखिए, इस पूरे मामले में हुआ क्या था, जब ये घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद राज्य के गृह मंत्री ने रायपुर के डीजीपी को आदेश दिया था कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए और जितने भी आरोपी हैं सभी को गिरफ्तार किया जाए। इसीलिए 10 से 12 लोगों की टीम बनाई गई थी। ये टीम छत्तीसगढ़ से निकल के अलग अलग, पूरा ये टीम अलग से काम कर रही थी, पुलिस विभाग से हट के अलग से ये सभी टीम काम कर रही थी। सिविल ड्रेस में घूम घूम के वो सीसीटीवी जो फुटेज आया था उसके आधार पर उनको फॉलो करते 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 उनका लोकेशन पता चला, उसके बाद उनको पकड़ा गया है। तो लगातार पिछले 1 सप्ताह से ये टीम छत्तीसगढ़ से निकल के झारखंड और हरियाणा पहुंच के ये टीम लगातार काम कर रही थी। लेकिन जो कुल मिलाकर जो बड़ा मामला ये जो सामने आया कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ इसमें भी है, तो समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला है। तो इस पर बड़ी कार्रवाई भी होने की संभावना जताई जा रही है महिमा, कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए और लोगों को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल रवि, इसी के साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिविल लाइन थाने में इस वक्त मौजूद है। अनमोल, आपसे जानना चाहेंगे कि तेली बांधा स्थित कारोबारी के ऑफिस में गोली चलाई गई थी और कारोबारियों के बीच ये गैंग की ओर से खौफ फैलाने का काम किया गया था, लेकिन अब 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। क्या कुछ अभी जानकारी, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल अनमोल? अब बिल्कुल देखिए महिमा, इस जो इंसिडेंस हुआ था पूरा इसको गंभीरता से लिया गया था, क्योंकि देखिए इस पर लगातार कांग्रेस भी हमलावर थी बीजेपी शासन पर। तो देखिए कार्रवाई बहुत बड़ी हुई है, 6 लोगों को देखिए गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग देखिए हरियाणा से गिरफ्तार हुए हैं और 3 झारखंड से। लोहरदगा और गुमला जैसे बड़े जो झारखंड के शहर हैं वहां से इनका कनेक्शन था। इसके अलावा जो झारखंड का अमन साहू गैंग है जो बहुत ही कुख्यात अपराधी है, उससे भी जो है इनका रिलेशन था, ये भी इसमें पाया गया है। इसके अलावा महिमा में आपको एक अलग जानकारी दे देता हूं कि अभी भी 2 और आरोपी है जिनका पहचान कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, और अभी ये 2 और आरोपियों का भी खोज जारी है और बहुत जल्द ही जो पुलिस है इन 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। इसके अलावा जो पल्सर बाइक था जिसके द्वारा अपराधी वहां पर पहुंचे थे और पूरे घटना को अंजाम दिए थे, उसको तो जब्त किया ही गया है। उसके अलावा पिस्टल, जिस पिस्टल के माध्यम से ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया था, ये पिस्टल भी जो है पुलिस ने बरामद किया है, पुलिस के ही पास है ये पिस्टल। इसके अलावा जो मैं आपको बताया कि 2 लोग और इसमें है शामिल है इस पूरे घटना में, उनकी भी जो है पहचान कर ली गई है। बहुत जल्द ये भी जो है गिरफ्त में होंगे। देखने वाली बात ये है कि देखिए जिस तरीके से अपराध छत्तीसगढ़ का कनेक्शन हरियाणा और झारखंड से आया है, तो एक बहुत बड़ी सफलता है पुलिस प्रशासन के लिए महिमा। बिल्कुल अनमोल, लेकिन एक चीज और है कि जितने भी आरोपी यहाँ पर पकड़े गए सभी की उम्र हमारे सहयोगी रवि ने बताया कि 22 से 25 के बीच है, और ऐसे में नए नए गैंग बनाए जा रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं बड़े बड़े गैंग के लिए। तो क्या लगता है कि इसमें जो नई युवा पीढ़ी है उनको ढकेला जा रहा है या उनसे जबरदस्ती, क्या लगता है कुछ खुलासा होगा इसके बाद? बिल्कुल महिमा, देखिए इसका जो मुख्य हैंडलर था उसका नाम था अमनदीप, जो कि झारखंड का रहने वाला है। वो भी बेहद कम उम्र का है, बहुत ही युवा उम्र का है। और देखिए आज जिस तरीके से जो है कम उम्र के युवा जो है अब इस तरीके से संलिप्तता में पाए जा रहे हैं क्राइम में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंता का विषय है। खैर, जो अपराधी हैं उनको पकड़ना पुलिस की प्राथमिकता होती है और यही वजह है कि देखिए पुलिस बहुत ही गंभीरता से इस घटना को ली, और हो सकता है कि जो बाकी के 2 अपराधी हैं वो अगर पकड़े जाएंगे तो बहुत बड़े खुलासे होंगे। और अभी जो गिरफ्त में आए हैं 6 अपराधी, इनसे जो है अभी पूछताछ की जाएगी और इनसे जो है और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं महिमा। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ खुलासा होता है। रवि, अब आगे देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से गैंग और इसमें शामिल होते हैं, क्या कुछ खुलासा होता है। आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आने वाला है। इस दिन निर्मला सीतारमण भी इतिहास रचेंगी और वो लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनेंगी। बता दें 23 जुलाई का दिन बेहद खास रहेगा। विस्तार न्यूज आपको बजट से जुड़ी महा कवरेज दिखाएगा और आपके सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करेगा। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि इस बार के बजट में आम आदमी को क्या उम्मीदें हैं। पहले सुनिए मोदी सरकार के बजट से जनता क्या चाहती है। केंद्र सरकार से हम ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि सब्जी का रेट मतलब सस्ता हो,
टमाटर, प्याज, आलू इतनी महंगी है कि क्या कहें, रसोई चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और अनाज में दाल चावल इतना महंगा हो गया कि परिवार चलाना मुश्किल पड़ रहा। हम लोग कैसे खाएं, कैसे बच्चों को खाना कितना लगता है तो कहाँ से क्या करें, बहुत महंगाई है। केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना ले आए जिसमें किसानों को जो लागत लग रही वो लागत नहीं, घर चलाना मुश्किल हो रहा किसानों को। जिस हिसाब से किसान मेहनत करता है उस हिसाब से लागत नहीं निकल पा रही किसान। तो बजट पेश होने से पहले हमने आपको जनता का जो राय है, जनता की राय है, वो भी आपको सुना दिया है। अब फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।